दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति ऐसी कभी नहीं थी। यह किसी राज्य की राजनीति नहीं है, यह इस देश की राजनीति है। यानी इस देश के भीतर बनने वाले नियम कायदे, इस देश के भीतर संस्थानों के जरिए चलने वाली सत्ता, इस देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट के जरिए निर्धारित होने वाले न्याय के मापदंड, इस देश में लोकतंत्र को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका और इस देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं, क्या वाकई यह देश दो हिस्सों में वैचारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर और इस देश की जनता को लेकर अपनी राजनीति के साधने के तौर तरीकों को लेकर पूरे तरीके से बढ़ चुका है। यह कोई ऐसी वैसी स्थिति नहीं है। इंदिरा गांधी का दौर याद कर लीजिए या फिर मंडल कमंडल की राजनीति को भी इस दौर में याद कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा हो तो 1984 के सिख दंगे और कहे तो मैसेकर, उसको भी याद कीजिए और गुजरात में हुए दंगे और मैसेकर को भी याद कीजिए। जब इन परिस्थितियों में आप चले जाएंगे तो हो सकता है आपके जहन में एक ही सवाल हो, नहीं नहीं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में चुनाव आयोग है, इस देश के तमाम संस्थान हैं, इस देश की पार्लियामेंट है, इस देश में प्रधानमंत्री है, इस देश में गृह मंत्री है। तभी तो गुजरात को लेकर भी इस देश के प्रधानमंत्री राज्य धर्म की बात करने से चूके नहीं। और उस दौर में जब इमरजेंसी लगी तो उसके बाद इंदिरा गांधी को भी कहीं ना कहीं एहसास हुआ जो रास्ते पर वो गई वो सही नहीं था। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति ऐसी होगी जी। रामलीला मैदान में राहुल गांधी की यह मुनादी दरअसल मौजूदा राजनीतिक सत्ता सिर्फ सत्ता के आश्रय चल रही है। और सत्ता का मतलब है वो ताकत जिसके जरिए इस देश के संविधान को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। और छिन्न भिन्न का मतलब यह है कि दरअसल अब कोई विचारधारा बची नहीं और उस विचारधारा को मतलब सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री, पहली बार देश के गृह मंत्री, पहली बार सरसंघचालक मोहन भागवत, पहली बार इलेक्शन कमीशन को चलाने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ दो चुनाव आयुक्त, सभी का नाम लेकर अगर इस देश में विपक्ष का नेता रामलीला मैदान से यह ऐलान करता है जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यह सत्ता में है। और जिस दिन सत्ता गई उस दिन इस देश की जनता इन्हें छोड़ेगी नहीं। उस देश की जनता ही नहीं, उस देश की जनता उसके बाद जिस सत्ता को स्थापित करेगी वो स्थापित सत्ता भी नियम कायदे बदल देगी। आसान नहीं है इन बातों को कहना, ये जानते समझते हुए कि मौजूदा वक्त में मोदी सरकार को वोट मिले हैं। लेकिन सवाल यह है, कल तक इस बात का जिक्र होता था कि चलिए इन्हें वोट मिले हैं तो यह चुनाव जीत कर आए हैं, जनता की मोहर इनके साथ लगी हुई है। लेकिन एक झटके में बकायदा बोरियों में भरकर इस देश के अलग अलग प्रांतों से हस्ताक्षर युक्त नागरिकों के उन सवालों को उठाते हुए कि इस देश में अब वोट चोरी हो रही है, इस देश में चुनाव आयोग सत्ता के साथ मिला हुआ है, इस देश के भीतर अब न्यायिक प्रक्रिया अगर आप चुनाव के जरिए जनता के आश्रय देखना चाहते हैं तो उसे भी खत्म कर दिया गया है। और बोरियों में भरे हुए ये कागज जो बकायदा मंच के नीचे सहेज कर रखे गए कि आज नहीं तो कल इसे सुप्रीम कोर्ट में भी सौंपेंगे और इसे चुनाव आयोग को भी सौंपेंगे। लाखों की तादाद में इस देश के भीतर जिन सवालों को उठाते हुए लोग एकजुट हुए, क्या वाकई रामलीला मैदान उसका एक आज प्रतीक बन गया? क्योंकि खुले तौर पर देश के गृह मंत्री को चेतावनी दी गई, खुले तौर पर देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी दी गई, उनकी हरकतों का खुले तौर पर जिक्र किया गया और सब कुछ सार्वजनिक तौर पर हो रहा है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का,
हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा? क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। मौजूदा वक्त की पीढ़ी तो नहीं जानती होगी, लेकिन जो जानते समझते हैं उन्हें याद होगा राम मनोहर लोहिया, नेहरू के खिलाफ उनका भाषण। उन्हें याद होगा जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया भाषण। उन्हें याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण जो अयोध्या में या कहें बाबरी मस्जिद को लेकर समतल भूमि बनाने का जिक्र कर रहे थे। उन्हें याद होगा आरएसएस का वो भाषण जिसमें बकायदा संघ क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर गुजरात के दंगों को देख रहा था। हर किसी को हर चीज याद होगी, लेकिन क्या वाकई इस देश के भीतर पहली बार सरसंघचालक मोहन भागवत जब ये कहते हैं कि दरअसल इस देश में सच नहीं सत्ता ही ताकत है और ताकत ही इस देश का प्रतीक है, तो इसका मतलब क्या यह भी है कि किसी भी हालत में सत्ता को साथ खड़े करना है और सत्ता को साथ लेकर चलना है, और यही काम स्वयंसेवक और प्रचारक जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के जरिए मौजूदा राजनीतिक सत्ता में पहचान बनती है, यह भी उसी रास्ते निकल चुके हैं, या फिर संघ की पूरी मान्यता भी इनके साथ जुड़ी है? तो क्या संघ के खिलाफ हो रहे अभी तक के जो भी हमले राहुल गांधी ने किए, आज वो उससे कई कदम आगे बढ़ गए? 20-22 केस राहुल गांधी पर संघ ने इस देश की अलग अलग अदालतों में लगा रखे हैं, लेकिन उसके बाद का सवाल यह है क्या वाकई महात्मा गांधी और संघ परिवार इन दोनों के बीच नाथूराम गोडसे इस तर्ज पर खड़े हैं जहां विचारधारा अगर उस दौर में हत्या हुई तो वह भी सत्ता के लिए थी? क्योंकि आज राहुल गांधी ने जिस सवाल को उठाया उस सवाल के मूल में यही सच छुपा है कि चाहे वो प्रचारक हो या स्वयंसेवक हो, संघ जब अपनी भूमिका भी शक्ति के तौर पर देखता है और वो सच से दूर हो जाता है, तो इसके मतलब मायने एक ही है, किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। तो क्या इससे पहले की हर प्रक्रिया इस देश के भीतर जो हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के तहत हो रही थी, यानी नाथूराम गोडसे, और उसके बाद मंडल कमंडल की राजनीति, उसके बाद गुजरात की परिस्थितियां, और मौजूदा वक्त में जब सत्ता एक प्रचारक के हाथ में है, तो क्या इसी तरीके की सियासत ही मौजूदा वक्त की वो हकीकत है जिसे आरएसएस का पाठ स्वयंसेवकों को पढ़ाता है? क्योंकि खुद सरसंघचालक ने जिस बात का जिक्र किया, आज अपनी बात की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने उन्हीं बातों का जिक्र कर दिया। अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भागवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। ध्यान दीजिए, तो रैली तो वोट चोरी को लेकर थी। रैली अपने आप में इस देश के भीतर चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर थी। रैली इस दौर में सत्ता के उस व्यापक कटघरे को लेकर थी जिसके दायरे में इस देश के तमाम संस्थान हड़पे जा चुके हैं या उन पर सत्ता ही काबिज हो गई है। लेकिन जिस लकीर को राहुल गांधी रामलीला मैदान से खींचने की कोशिश कर रहे थे, वो दरअसल 2014 के बाद इस देश के गवर्नेंस में आए तौर तरीके, और अगर सत्ता बदलती है तो फिर उसी परिवर्तन को दोबारा नए सिरे से मथने का ऐलान। सामान्य तौर पर किसी नौकरशाह का नाम विपक्ष लेता नहीं है यह कहकर कि आपने इस देश को बर्बाद कर दिया।
लेकिन राहुल गांधी ने लिया। बकायदा तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त उनके नाम लिए गए, खास तौर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लिया गया और यह भी कहा गया कि जो इम्यूनिटी सरकार ने दी है, जो कानून चुनाव आयोग को बनाकर सरकार इस वक्त हर चुनाव जीतने का मंत्र पा चुकी है, उसको तो बदल दिया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप कह सकते हैं यह धमकी बहुत मौके पर दी गई। आप कह सकते हैं कई बार राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया है, लेकिन पहली बार सवाल तो यह है, अगर इस देश के भीतर जो अलग अलग बोरों में बंद दस्तावेज जो मंच के नीचे रखे गए, उनके साथ अगर विपक्ष इस देश के भीतर अब एक ही संवाद बना रहा है और वो संवाद लोगों के भीतर या तो गुस्से में है या आक्रोश में है या फिर मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में राजनीति कहीं खत्म होने की मुनादी है, तो फिर कौन सा रास्ता होगा? दरअसल यह चुनावी रास्ता नहीं है, यह लोगों के भीतर गुस्सा और आक्रोश को उभार कर इस देश के भीतर एक व्यापक परिवर्तन की दिशा में शायद चुनाव से हटकर कुछ ऐसे कदम की तरफ इंगित करता है जो शायद जनता को साथ जोड़कर या जनता को ढाल बनाकर या जनता के साथ खड़े होकर राजनीति साधने का एक मंत्र है। इस मंत्र को पहली बार 1975 के बाद 1977 के आंदोलन में, जो खास तौर से व्यापक परिवर्तन की दिशा में किया गया जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, उसके आगे की यह कड़ी है। उस दौर में संपूर्ण क्रांति का नारा है, इस दौर में संपूर्ण बदलाव की परिस्थितियां हैं और जिसके दायरे में इस देश का चुनाव आयोग है, जिसके दायरे में इस देश के वो तमाम नौकरशाह हैं जो सियासत के इशारे पर या सियासत के हाथों बंधक हैं। इसीलिए तो खुलकर नाम भी लिया गया, उसमें बदलाव का ऐलान भी किया गया और उसके साथ साथ यह भी कह दिया गया अब कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। यह सवाल तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बाद की राजनीति शायद बहुत ही मुश्किल और कहीं ज्यादा व्यापक होनी चाहिए। यह बात आज इसलिए क्योंकि जब रामलीला मैदान से इस बात का जिक्र किया गया कि जिन दिन इनके हाथों से सत्ता गई और जिस तरीके से पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री मोदी हो या गृहमंत्री हो, इनका कॉन्फिडेंस डिगा, इनके हाथ थर्राते हुए दिखाई दिए, तो यह मैसेज सिर्फ इतना भर नहीं है कि हम इसे परिवर्तित कर देंगे। यह सवाल यह है क्या वाकई मौजूदा राजनीतिक सत्ता को इस बात का एहसास है कि बीते 11 वर्षों से वह जिस रास्ते पर निकली है वो रास्ता संवैधानिक नहीं है, वो रास्ता कानूनी नहीं है, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ कानूनी तौर पर दिखलाते हुए सत्ता पाने के बाद इस देश के कानून को ही अपने हाथों में दबोचने का है। यानी यह परिस्थिति तो इससे पहले कभी नहीं थी। शायद इसीलिए आज 10 सवालों पे गौर कीजिए। ये 10 सवाल और दूसरी तरफ मोदी सरकार, ये 10 सवाल और दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति, ये 10 सवाल और राहुल गांधी का इस देश के भीतर राजनीतिक वितरण करते हुए विपक्ष को एकजुट करके जनता को साथ खड़े करने की कोशिश, ये 10 सवाल इस देश में जनता द्वारा चुनावी प्रक्रिया से कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस मैसेज को साथ ले लेना। पहला सवाल इस देश के भीतर युवाओं का है।
मौजूदा वक्त की हकीकत बहुत साफ है। इन 10 सवालों पर हमारी टीम ने आज काम किया है। पहला सवाल, युवाओं के साथ जो बेरोजगारी की परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थिति इस देश में इससे पहले कभी नहीं थी। और आपको जानकर हैरत होगी, इन 10 सवालों के भीतर युवाओं को जोड़कर जो 33 लाख करोड़ से ज्यादा मुद्रा योजना का जिक्र सरकार करती है, उसकी अपनी रिपोर्ट बतलाती है कि जिन 55 करोड़ के लगभग खातों में पैसे डाले गए, उसमें से इस देश का हर युवा शामिल है। यह बिल्कुल अजीबोगरीब मैसेज है, या कहें बिल्कुल अजीबोगरीब सरकार की अपनी घोषित नीतियां हैं। क्योंकि युवाओं की तादाद इस देश में बेरोजगारी को परिस्थिति देते हुए रजिस्टर्ड बेरोजगार इस देश में तकरीबन 4.5 करोड़ हैं, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर अपना नामांकन बेरोजगारी की वजह से कराया है। इस देश में जिन्होंने नहीं भी रजिस्टर्ड कराया अपना नाम, लेकिन उनकी तादाद तकरीबन 2 करोड़ 33 लाख है, जो सरकारी दफ्तरों में तो नहीं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हाथों में नौकरियां पाने के लिए डिग्रियों को हाथों में उठाकर चलते हैं। उनके भीतर अब कौन से सवाल होंगे अगर राजनीति नहीं बदल सकती है चुनाव के जरिए? तो यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो उत्पादन प्रणाली है, वह अपने आप सबसे न्यूनतम में है और नेगेटिव में है। और उस उत्पादन प्रणाली और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर जो रोजगार औसतन 2014 से पहले लोगों को, चाहे वह दिहाड़ी के तौर पर ही जोड़ता हो, उसमें लगभग 80 लाख लोगों की कमी बरस दर बरस आती चली गई है। इनके भीतर गुस्सा है, परिवर्तन ये फिर भी राजनीतिक तौर पर नहीं कर सकते हैं। तीसरा सवाल, इस देश के भीतर जो एमएसएमई है, जो छोटी इंडस्ट्रियां हैं, उनकी तादाद जो बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते इस देश के पूरी इकोनॉमी में योगदान दे रही थी, उसमें लगभग 19% की कमी आ गई है। सीधे तौर पर इकोनॉमी के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से वो 37% है, जो नीचे कम आ गया। वो परिवर्तन नहीं कर सकते। इस देश के भीतर लगभग 12 ऐसी जगह है जो अपने प्रोफेशनली तौर पर जाने जाते हैं। उसमें एक नाम हम लेते हैं आज, सूरत का। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूरत का पूरा डायमंड इंडस्ट्री, यहां पर जुड़े हुए लोगों के पास काम नहीं। इसी तरीके से इस देश के अलग अलग सेक्टर्स जो 12 जगहों पर मौजूद है, जिसमें हैदराबाद भी आता है, जिसमें लखनऊ भी आता है, जिसमें बेंगलोर भी आता है और जिसमें चेन्नई भी आता है और चंडीगढ़ भी आता है। ये जो सेक्टर्स थे, और इसमें आप मुंबई और दिल्ली को भी जोड़ सकते हैं, यहां पर एवरेज रोजगार जो था वो कम होते होते लगभग 42% तक आकर खड़ा हो गया है। उनके भीतर का गुस्सा राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकता है। पांचवा सवाल, इस देश के भीतर हर चुनावी प्रक्रिया में जो पैसा बांटा जाता है, उस पैसे को बांटने के बावजूद भी इस देश की डगमगाती हुई इकोनॉमी का असर यह है कि तमाम राज्यों का अगर आप एवरेज निकालिएगा तो तकरीबन 3.5 से 5 लाख करोड़ के बीच में सब कर्ज में डूबे हुए हैं। और उन राज्यों को संभालने वाले मुख्यमंत्रियों के पास अगर बीजेपी के हैं तो उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है। जो गैर बीजेपी हैं, उनके सामने मुश्किल है कि वो सिवाय लोन लेने के और क्या कर सकते हैं। कर्ज में डूबती हुई परिस्थितियों में राज्य कैसे चलाएं, इकोनॉमी कैसे चलाएं, यह पांचवा सवाल है। छठा सवाल इससे जुड़कर कॉरपोरेट के दायरे में आता है। कॉरपोरेट के सामने मुश्किल यह है कि वो परिवर्तन की दिशा में तो सोच भी नहीं सकता है। जैसे ही वो सोचने के लिए किसी राजनीतिक दल को फंडिंग करेगा, उस राजनीतिक दल को फंडिंग होने के बाद उसके घर नोटिस आएगा और उस नोटिस के जरिए जो उसकी वसूली होगी वो दिए गए फंडिंग का लगभग 40%, 35-40% वसूल लिए जाएंगे। यहीं पर ईडी, सीबीआई और आईटी सक्रिय होते हैं, जिससे घबराहट है, लेकिन वह भी परिवर्तन नहीं कर सकता है क्योंकि वह उस दायरे में आकर फंस चुका है। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। सातवां सवाल, इस देश के भीतर जो सरकारी तौर पर जो काम कर रहे थे, चाहे वो बैंक हो, चाहे अलग अलग सेक्टर्स जिसको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर पहले डाला गया, अब मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के जरिए उनको जो हड़पा गया, उसका सीधा असर बीते 11 वर्षों में लगभग 3 करोड़ लोगों पर पड़ा है,
जिनका रोजगार खत्म हुआ, या फिर उनके सामने वीआरएस लेने के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन वह भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आठवां सवाल, इस देश की राजनीति करने वाले जो एक चुनाव के वक्त पैसा बंटते चला जाता था, वह भी गुजरात लॉबी ने हड़प लिया। और हर चुनाव में गुजरात लॉबी की मौजूदगी उस पूरे पैसे पर कब्जा कर लेती है जो बंटता था, और लोग चुनाव के वक्त कम से कम सोचते थे कि आने वाले वक्त में उससे कमाई हो जाएगी। यानी पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के भीतर भी आक्रोश, लेकिन वह भी चुनाव के जरिए परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नौवां सवाल, जो खुद बीजेपी और संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो ना तो उनके पास कोई एजेंडा बचा है, ना कोई विचारधारा बची है। उनके पास एक ही रास्ता है, जिस दिशा का जिक्र आज राहुल गांधी ने यह कहकर कर दिया कि ताकत ही सब कुछ है। इसका जिक्र मोहन भागवत को लेकर उन्होंने किया, जिसका जिक्र मोहन भागवत ने पोर्ट ब्लेयर में किया था। यानी राजनीतिक तौर पर आपकी सक्रियता आपको चुनावी जीत का मशीन बनाएगी। मान लीजिए तो ठीक, नहीं मानिएगा तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और सीधा 10वां सवाल, इस देश में मौजूद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर, अगर इनकी राजनीति के तौर तरीके इस देश की उस पूरी पारंपरिक राजनीति को ही खत्म कर चुके हैं, जिस राजनीति के आश्रय चुनाव होते थे और परिवर्तन होते थे, अगर वो पूरी मशीनरी ही बदल गई, तो फिर जो सोच भी रहे हैं वह भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसके दायरे में राहुल गांधी भी हैं, पूरा विपक्ष है, कांग्रेस भी है। यानी इन 10 सवालों को लेकर रामलीला मैदान के भीतर आई हुई इस भीड़ को जरा देख लीजिए, फिर बताएंगे इनके सामने कौन सी चुनौती है। दरअसल इस भीड़ के सामने कोई चुनौती नहीं, इस भीड़ के सामने मुश्किल हालात हैं। वो मुश्किल हालात जो अभी तक इस देश में आजादी के बाद संसदीय राजनीति के आश्रय चलने के थे, उसके तौर तरीके बदल गए। तो अब कहीं बड़ी चुनौती इस वक्त देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने है। यानी वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते को उन्हें और एग्रेसिवली इस देश में लाना होगा, अन्यथा सत्ता खिसक गई तो विपक्ष का नेता ऐलान कर रहा है कि छोड़ेंगे नहीं। विपक्ष का नेता इस देश के चुनाव आयुक्तों को भी कह रहा है छोड़ेंगे नहीं। विपक्ष का नेता यह चेतावनी ईडी के चेयरमैन को भी दे चुका है और सीबीआई के डायरेक्टर को भी दे चुका है और आईटी संभाले हुए लोगों से भी कह चुका है। यह मैसेज टकराव का है, यह मैसेज व्यापक परिवर्तन की दिशा में बढ़ते हुए उन कदमों का है जो जान गए कि दरअसल चुनाव के आश्रय कुछ नहीं होगा। यानी रामलीला मैदान यहां पर आपको छोटा दिखाई देगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इस देश की राजनीतिक परिस्थितियां खुद को जनता या नागरिक में तब्दील कर कर पार्लियामेंट या पार्लियामेंट से बाहर निकलकर उस रास्ते पर चलने को तैयार है, जिस रास्ते की सोच रामलीला मैदान से राहुल गांधी देना चाह रहे हैं, या फिर सिर्फ यह कहने की बात है। लेकिन कहते हैं आहट शुरुआत में बड़ी छोटी होती है। शायद इसीलिए असल एसिड टेस्ट पश्चिम बंगाल का वह चुनाव है जिसमें ममता हारी तो क्या स्टालिन और क्या केरल। कौन सा राज्य, कौन सी राजनीति, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कोई मायने बचेगा नहीं। बिहार तक तो ठीक था, नीतीश कुमार एक ढाल थे, लेकिन बंगाल में कोई ढाल नहीं है। सीधी और स्पष्ट लड़ाई है। उस लड़ाई में चुनाव आयोग कितना बड़ा प्लेयर है, वो शायद भारत की राजनीति को तय भी करेगा और रामलीला मैदान के भीतर से निकली हुई इन आवाजों को रास्ता भी दिखाएगा। कुछ इंतजार और किया जाए, या रामलीला मैदान जो दिल्ली में है वो कहीं इस देश में ना बन जाए, ऐसी परिस्थितियां तो नहीं आएंगी। इसीलिए आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल के आश्रय छोड़े जा रहे हैं, और वो सवाल यही है, आजादी के बाद भारत की राजनीति पहली बार
उस चौखट पर जाकर खड़ी हो गई है जिस चौखट के दरवाजे संविधान और संस्थान, संसदीय राजनीति और चुनाव के लिए बंद हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।